उपज के साथ अच्छी आय भी कमा सकते हैं। इसकी बुवाई का उचित समय मार्च से लेकर जून तक है। इसके लिए आप उन्नत प्रजातियों का चुनाव करके ही इसकी खेती करें। तो आइए इसकी खेती पर विस्तार से जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भदोही के डॉक्टर अजीत कुमार चतुर्वेदी। जाना जाता है, बिहार में जाएं तो इसे ओल के नाम से भी जानते हैं, इसे कहीं कहीं जमीकंद भी बोलते हैं। किसान भाई सूरन की खेती का समय जो है 15 मार्च से लेकर के अप्रैल लास्ट तक इसकी बुआई कर सकते हैं। कहीं कहीं जहाँ पानी का साधन अच्छा है या अगर तो वो अप्रैल मई तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो जहाँ भी पानी का साधन हो और उसके हिसाब से इसकी बुआई की जा सकती है। वैसे सूरन के लिए जैसे प्रजातियों की जो बात है, प्रजातियों में कि इसका पद्मा है प्रजाति जो अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी हमारे क्षेत्र में जो उगाई जाती है वो गजेंद्रा है, जिसकी खेती हमारे किसान भाई यहाँ कर सकते हैं। हमारे किसान भाई इसको बोने के लिए सर्वप्रथम अपनी खेत की तैयारी कर लेते हैं, करके उसके लिए 3 से 4 जुताई खेत की करके उसके बाद जो है उसमें खाद की मात्रा जैसे 20 से 25 ट्रॉली जो है गोबर की खाद, इसके साथ साथ करीब 150 से 175 केजी नाइट्रोजन, करीब 80 से केजी के लगभग फास्फोरस तथा 150 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से अपने एरिया में जिस भी क्षेत्र में उनको लगाना है उसको खेत में मिला करके और खेत की तैयारी कर लें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय, बाकी फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देते हैं। बाकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा करीब 45 से 50 दिन बाद फसल में डाली जाती है। और लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंद की कटाई के उपरांत उसको कार्बेंडाजिम से 2% का सलूशन बना करके कार्बेंडाजिम में करीब 15 से 20 मिनट तक उसको शोधित कर लेना चाहिए। शोधित करने के बाद उस कंद को ले जा करके वो लगा दें। तो 300 से 400 ग्राम के कंद होते हैं, उसको 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर पर लगाएंगे। और अगर उससे बड़ा अगर कंद लगाते हैं, जैसे आधा केजी का लगाते हैं, तो उसको 60 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर पर, यानी लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इस तरह से उसको मेड़ों पर लगाएं। कहीं कहीं जो है गड्ढे भी करके लगाते हैं, जैसे कि लाइन से गड्ढे कर दिया, उसमें भी उसको लगाई जाती है। लेकिन जो किसान भाई मेड़ की बना करके उस पर लगाते हैं, उस विधि से उत्पादन अच्छा होता है। लगाने के बाद वो करीब 40 से 45 दिन बाद उसका जमाव प्रारंभ होता है, यानी जमने में 40 से 45 दिन लगता है सूरन को। फिर जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू होता है तो उसमें जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको उसमें डाल देना चाहिए, खेत में डाल करके यानी नाली में डाल करके उसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे सिंचाई की हैं, सिंचाई पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। कहीं कहीं आजकल तो ड्रिप इरिगेशन से भी इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे 60 सेंटीमीटर पे पौधे लगाए गए हैं तो ड्रिप के पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर लगा करके और ड्रिप इरिगेशन से भी इसकी खेती की जा सकती है। उससे पौधे को उपयुक्त नमी मिलेगी और उपयुक्त नमी आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होगी, जिससे कि पौधों की में किसी तरह की कोई खराबी नहीं आएगी। इसमें झुलसा रोग जो बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसका आक्रमण पौधों की पत्तियों पर सितंबर व अक्टूबर माह में अधिक होता है। पत्तियों पर छोटे छोटे वृत्ताकार हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में सूखकर काले पड़ जाते हैं एवं पत्तियां सूखकर झुलस जाती हैं। कंदों की वृद्धि नहीं हो पाती। रोग का लक्षण आते ही बाबिस्टीन अथवा इंडोफिल M45 का 2.5 मिली प्रति लीटर की दर से 2-3 छिड़का व 15 दिन के अंतराल पर करें। खुदाई की जहाँ तक बात होती है तो ये करीब नवंबर के अंतिम प्रथम सप्ताह से लेकर के और इसके दिसंबर तक इसकी खुदाई कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसान भाई खुदाई करके अगर उनको मार्केट अच्छा नहीं मिल रहा है तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करके उसको अपना रख लें और जैसे आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसको मार्केट में ले जाएं। किसान भाई इसको अगर चाहें तो इंटरक्रॉप के तौर पर, जैसे बगीचे, आम का बगीचा हो या अमरूद का बगीचा हो, उसके बीच में भी इसकी खेती कर सकते हैं। और जैसा कि जो बातें बताई गई उसी तरह से उसकी जुताई करके और इंटरक्रॉपिंग के तौर पर अच्छा इसका उत्पादन भी मिल जाता है और आपको फसल दूसरी भी मिल रही है जो मेन फसल है, तो ये लगा देते हैं। करीब ये मान के चलें कि हमारी ये जो फसल होती है इसमें जो उसका उत्पादन जो हमारे किसान भाई पाते हैं, ये मान के चलें कि अगर अच्छे से मैनेज व्यवस्था अगर दे देते हैं तो करीब 50 से 60 टन
प्रति है। किसान भाइयों, लेमन ग्रास की खेती ऊसर, असिंचित और सिंचित कहीं पर भी की जा सकती है। ढालदार जमीनों के लिए तो यह सबसे अच्छी फसल है। इसकी खेती बहुत ही आसान है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसी फसल है जो अन्य फसलों की अपेक्षा काफी उपयोगी है। इसकी खेती के बारे में जानते हैं प्रगतिशील किसान अभिषेक चौधरी। वो घास की तेल का उत्पादन करता है जिसकी एक बड़ी मात्रा निर्यात की जाती है। भारत का लेमन ग्रास तेल उच्च गुणवत्ता के चलते हमेशा मांग में रहता है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे को पूरा करने की कवायद में जुटी भारत सरकार ने एरोमा मिशन के तहत जिन औषधि और सुगंधित पौधों की खेती का रकबा बढ़ा रही है उसमें एक लेमन ग्रास भी है। लेमन घास की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। उच्च ताप तथा धूप की उपस्थिति से पौधे में तेल की मात्रा बढ़ती है। लगभग सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जाती है। दोमट उपजाऊ मिट्टी अधिक अच्छी होती है, पर बालू युक्त चिकनी मिट्टी, लेटेराइड एवं बारानी क्षेत्र में भी उपजाई जा सकती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो मैंने लखनऊ CIMF के साइंटिस्ट से जाकर के सलाह लिया और वहाँ से मुझे पता चला कि इस चीज़ की खेती करनी चाहिए। तो उन्होंने सलाह दिया कि आप लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, फिर हमारे पास हम लोगों ने 7 एकड़ ज़मीन लीज पे लिया और 7 एकड़ ज़मीन में हम लोग खेती करने के लिए तैयार हुए। जी, इसमें सरकारी सब्सिडी भी अवेलेबल है। प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपये की सब्सिडी इसमें मिलती है। फिर हमारी बात लखनऊ की एक की कंपनी से हुई जो कि इस फसल की मार्केटिंग करती है। वो आपका पौधा भी देती है और फसल की मार्केटिंग भी करती है। तो इसके पौधा का रेट मिनिमम 1 से 2 रुपये जो कि कृष्णा वैरायटी का होता है। कृष्णा वैरायटी का ये पौधा है और इसका 2 रुपये रेट पड़ता है, 1 से 2 रुपये ट्रांसपोर्ट के सहित, और वो मार्केटिंग तक का जिम्मा लेती है। तो इसमें हम लोगों को ये अच्छा फैसिलिटी दिखा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फसल का भी वो, प्लांट का भी वो गारंटी देते हैं। वो एग्रीमेंट तक किसान के साथ करते हैं। लेमन ग्रास की खेती भी धान की तरह ही होती है। पहले इसका स्लिप्स लगाया जाता है। इसके बढ़ जाने पर इसे खेतों में लगाया जाता है। इसे पुराने पौधों के ऊपरी भाग के जड़ से 15 सेंटीमीटर छोड़कर काटकर जड़ों के भाग को अलग कर देते हैं और लगभग 15 सेंटीमीटर गहरे छेदों में 45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। लगाने का उत्तम समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में है, लेकिन सिंचाई का साधन रहने पर फरवरी और मार्च माह में भी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर के लिए 7,500 स्लिप की आवश्यकता होती है। इसकी उन्नत किस्मों में OD19, OD40, प्रगति, RRL16, प्रमाण, सुगंधी आदि प्रमुख है। अभी हमारा फसल यहाँ पे लगा हुआ है समथिंग 7 एकड़ में। आपका 1 एकड़ में 20,000 पौधा इसमें लगता है। टोटल अगर हाई डेंसिटी फार्मिंग करेंगे तो 24,000 पौधा लगता है, लेकिन हम लोग 20,000 पौधा प्रति एकड़ लगाए हुए हैं। 1 बाई 1 फीट के दूरी पे लगता है। 1 फीट प्लांट से प्लांट का दूरी, पौधे से पौधे का दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट होता है। का जो आप लगाइएगा तो इसका सबसे बड़ा, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो इसमें जो पानी का जो होता है, पानी इसमें बहुत ही कम लगता है। और इसमें जो हम पानी डालेंगे वो वीकली डालते हैं, 7 दिन पे डालते हैं हम लोग पानी। जब लगाते हैं तो पहले दिन लगाने के बाद ही डाल देते हैं, उसके बाद 7-7 दिन पे इसमें हम लोग पानी डालते हैं। उसके बाद 7 दिन पे हम 1 मंथ तक पानी डालते हैं। 1 महीने के बाद फिर हम इसमें 15 दिन पे पानी डालते हैं। फिर 15 दिन के बाद जो है, फिर जैसे ही हमारा ये पौधा 3 महीने का हो जाता है, फिर हम पानी इसमें डालना बंद कर देते हैं। इसमें नमी हमें फिर 1 महीने पे एक बार पानी डालना होता है। फिर जो हमारा ये पानी के बाद जो हमारा खाद का प्रबंधन होता है, तो इसमें खाद जैविक लगता है। कोई भी हम लोग केमिकल खाद यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑर्गेनिक फसल, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज़ करते हैं इसमें। तो जैसे कि हम लोग लगाते समय इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। प्रति हेक्टेयर जो भी होता है उसका रेशियो, जैसे हम लोगों ने इसमें 1 हेक्टेयर में 3 टन समथिंग इसमें यूज़ किया है। ये फसल 6 महीने का है। फसल 6 महीने का है और ये 6 महीने में हमारा तैयार हो जाएगा फसल। सीमेप के गुणाभाग और शोध के मुताबिक 1 हेक्टेयर लेमन ग्रास की खेती में शुरू में 30,000 से 40,000 की लागत आती है। एक बार फसल लगाने के बाद साल में 3 से 4 कटाई ली जा सकती है। मेंथा और खस की तरह ही लेमन ग्रास की पेराई होती है और पेराई संयंत्र भी लगभग एक जैसा ही होता है। पत्तियां काटकर इन्हें टंकी में भरकर आसवन किया जाता है, जिससे करीब 100-150 किलो तेल निकलता है। इस तरह से 1 लाख से 1,60,000 तक आमदनी हो सकती है। खर्च निकालने के बाद 1 हेक्टेयर में किसान को प्रतिवर्ष
70,000 से 1,20,000 तक का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। और इसका मार्केट बहुत ही इजीली मिल जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेचने में बहुत ही ज्यादा फायदा है। 1 एकड़ में कम से कम किसान को लाख से 2 बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के कृषि मौसम समिति के वैज्ञानिकों द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ सलाह दी जा रही है, जो इस प्रकार है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आज हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं 16 और 17 मार्च को हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों की कटाई का कार्य रोक दें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों में रखें। किसान भाई पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर खाली खेतों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हेतु खेत की तैयारी करें और उन्नत किस्मों की बुआई करें। उर्द की उन्नतशील प्रजातियां टाइप 9, नरेंद्र उर्द 1, आजाद उर्द 1, उत्तरा, आजाद उर्द 2 व शेखर 2 आदि में से किसी एक प्रजाति की बुआई करें। आम के बाग में खर्रा या दहिया रोग से बचाव के लिए और आम के बोर में लगे फल को रुके रहने के लिए घुलनशील गंधक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आम के बोर पर छिड़काव करें और 10 से 15 दिन बाद ट्राइडेमार्फ 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। बैंगन में फल और तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करते रहें तथा कीट पाए जाने पर बचाव हेतु मेलाथियान 50 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। परवल की बेल के नीचे खेत में धान की पुआल की 3 से 4 इंच मोटी परत बिछाएं, इससे खरपतवार की रोकथाम हो जाएगी। यदि खेत में अधिक खरपतवार हो तो उन्हें निकालकर खेत से साफ कर दें। प्याज और लहसुन की फसल में पर्पल ब्लाइट की रोकथाम हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। प्याज की समय से रोपी गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाए जाने पर इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल में जरूर मिलाएं। टमाटर की फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं और कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें तथा ल्यूर को 15 दिन के अंतराल पर बदलते रहें। भूमि जनित रोगों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी अथवा ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 4 से 5 किलोग्राम मात्रा 75 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छायादार स्थान में ढेर कर हल्की नमी बना लें। 7 से 8 दिन बाद ढेर में फफूंदी दिखाई देने पर उसे पुनः मिलाकर खेत में आखिरी जुताई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से बिखेर कर भूमि में मिला दें। रबी चारा फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें, जिससे कि अधिक से अधिक हरा चारा प्राप्त हो सके। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करौता, जिला महाराजगंज के संजय चौहान ने। आपने शहद निकालते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जैसा कि इस समय सरसों और लिप्टस के फूल बहुत तेज़ी से मतलब स्टेज पे होते हैं, शहद नेक्टर के पोजीशन पे होते हैं देने के। तो इस समय अगर हम शहद निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देना मौसम कैसा है। जिस दिन हम शहद
एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं उस दिन का मौसम बढ़िया है कि नहीं, हवा तो नहीं है मौसम में, नमी तो नहीं है ज़्यादा मौसम में, बढ़िया धूप निकली हुई है कि नहीं। और अगर 10 बजे तक पूरा कोहरा साफ़ हो जाता है तो 10 बजे से अगर आप काम शुरू करते हैं अच्छे मौसम में तो आप 10 से 4 आराम से काम कर सकते हैं। शहद निकालने के पहले आप सारे आपकी जो शहद निकालने की मशीन है, हनी एक्सट्रैक्शन मशीन है, ट्रे है, आपका जो नाइफ है, आपका स्मोकर है, सारे यंत्र को आप अच्छे से साफ़ करके और अच्छी जगह पे उसको जहाँ पे आपको शहद निकालने के समय उपयोग हो वहाँ रख लें। आप अपना जो शहद भंडारण करने का ट्रे है, आपका कहते हैं क्या बोलते हैं ड्रम है, उसको आप अच्छे से धुल के सुखा लें। शहद निकालते समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कि जब श्रमिक मधुमक्खियां बाहर निकल जाएं, तब शहद निकालें। 80% तक शहद भरे छत्तों से ही शहद निकालें। हल्का धुआं और ब्रश का प्रयोग करके मधुमक्खियों को हटाएं, उसके बाद शहद निकालें। छत्ते से अंडा, लार्वा, प्यूपा को वापस बॉक्स में रख दें। शहद का भंडारण एयर टाइट कंटेनर में करें। शहद निकालने के बाद खाली छत्तों को बॉक्सों में रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि सील्ड ब्रूड और पराग युक्त छत्ते बराबर मात्रा में हों। जब आप शहद निकालने जाते हैं तो शहद निकालते समय ध्यान देना है कि क्या आगे आने वाला मौसम अच्छा होगा कि नहीं, इसलिए पूरे बक्से में से पूरा शहद नहीं निकालना है। कम से कम एक फ्रेम जो शहद है उसको छोड़ देना है, ताकि अगर मौसम खराब भी हो जाता है तो मधुमक्खियों के खाने के लिए उसमें शहद की मात्रा बनी रहे। मधुमक्खियों को अगर कल मान लीजिए आज आपने शहद निकाला, कल मौसम खराब हो गया तो मधुमक्खी भोजन कहाँ से लाएंगी, इसलिए एक फ्रेम आप छोड़ दीजिए। आपने शहद निकालना चालू किया, शहद निकालते समय ध्यान देना है नेट के अंदर कि किसी भी तरह का आप वहाँ पे गंदगी ना करें, आपका हाथ बिल्कुल साफ़ हो। अगर आप लोहे की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक मोम की परत लगा लीजिए ताकि लेड की मात्रा ना आए। टिन के अंदर भंडारण मत कीजिए शहद का, क्योंकि टिन में अगर लंबे समय तक आप भंडारण करेंगे तो टिन से शहद में लेड की मात्रा आ जाएगी। अगर आप शिशु खंड से शहद निकाल रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए आपके जो ब्रूड है, लार्वा है, वो डैमेज ना हो। लेकिन डैमेज होता है तो कोशिश हमें ये करना है कि मधुखंड से ही शहद निकाला जाए। अगर आप मधुखंड से शहद निकालेंगे तो आपके शहद की गुणवत्ता और शहद की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और तीसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि आप पूर्णतः राइप हनी निकालिए, अनराइप हनी मत निकालिए। हमारे सारे किसानों को हमारा एक ही संदेश है, कितने बार शहद निकल रहा है या ना देखें, कितने कम बार में कितना ज़्यादा शहद निकल रहा है ये ध्यान देना। अगर आप 2 बार शहद निकाल के आप एक बक्से से 50 किलो का एवरेज आप ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप 4 बार शहद निकाल के 30 किलो का प्रति बक्सा एवरेज ले रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ना आपके शहद के लिए, ना आपके मधुमक्खियों के लिए अच्छा होगा और ना आपके प्रॉफिट और लॉस में भी वो आपको दिक्कत करेगा। तो आप एक ही बार शहद निकालिए, बट क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी निकालिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadata.up@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बांस की खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा। हरे भुट्टों के लिए मक्का की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है अब से विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।